हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुका। आपको पसंद आया होगा, पहले हमने इस चैप्टर के फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक कहानी के आधार पर आपको समझाया था। आज हम महत्वपूर्ण नोट्स परीक्षा के लिए की तैयारी कराने वाले हैं। इसके दो पार्ट रहेंगे और उन दो पार्टों में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एक उद्देश्य है नो बकवास, केवल सफल कराने का प्रयास। कोई ढोंग नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं करता हूं मैं, सीधा पढ़ाने पर फोकस है, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही है। चलिए तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं बिना किसी देरी के। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। याद होगा, आपको स्टोरी में बताया था। 14 जुलाई 1789 बास्तिल के किले में आग लगाई, वहां से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। मध्यम वर्ग द्वारा शुरू की गई घटनाओं की श्रृंखला ने उच्च वर्गों को झकझोर दिया। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया और इस क्रांति ने स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता के विचारों को सामने रखा। जो हमने पढ़ा था नेशनल असेंबली ने क्या रखा? स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता के विचार रखे थे। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले से हुई। बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, यानी बास्तिल के किला राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था, इसलिए सबसे पहले वहीं पर आक्रमण किया गया। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने, क्रुद्ध मतलब गुस्साई भीड़ ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। मैंने बताया था आपको कि कैदियों को रिहा कर दिया, वहां के जो भी अस्त्र शस्त्र थे राजा के, उन सबको निस्त नाबूद कर दिया। अब फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहे, ये हमने पीछे कहानी में थोड़ा बहुत हिंट में समझा है, लेकिन हम क्वेश्चंस के हिसाब से समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का अगर हम सामाजिक कारण देखें तो समाज का वर्गों में बटा होना सबसे पहला कारण। 3 वर्गों में बटा हुआ था। 2 वर्ग बिल्कुल मौज मस्ती कर रहे थे, गरीब लोग तीसरे वर्ग के वो टैक्स दे रहे थे। सामाजिक विभेद और मध्यम वर्ग का उदय। अब हम राजनीतिक कारण देखें तो अयोग्य शासन, जो लुई 16 था वो योग्य शासक नहीं माना जाता। उसे क्यों नहीं माना जाता? उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया जनता की परेशानियों पर। और विशेष अधिकार, और राजा के पास ही विशेष अधिकार थे, उसने अपनी शक्तियों को बांटा ही नहीं था। अब आता तात्कालिक कारण, यानी तुरंत का कारण क्या बना, सुनिए कि लुई 16 का नया कर लगाने का प्रस्ताव। क्या ये बात भी आई थी हमारी, आपको याद होगा कि जब टैक्स तो दे ही रहे थे बेचारे गरीब लोग तीसरे वर्ग के, लेकिन युद्धों में भाग लेना, अमेरिका की सहायता करते हुए स्वतंत्र कराने के लिए पैसा खर्च करना और उसकी वसूली के लिए जनता पर दोबारा से टैक्स लगाना या बढ़ाना, ये एक तात्कालिक कारण है। अगर हम आर्थिक कारण की ओर चलें तो लगभग 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। 12 अरब लिब्रे का कर्ज था। लिब्रे वहां की मुद्रा है। खाली राजकोष, यानी खजाना खाली हो गया था। जीविका संकट, यानी जीने के तो लाले पड़ रहे थे गरीब लोगों के। और कर व्यवस्था, जो टैक्स की व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही खराब थी। तो ये कारण थे। अब अगले कारण की ओर चलते हैं कि सुधारकों और विचारकों का प्रभाव। अभी हमने पढ़ा था रूसो, है ना, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इन्होंने बहुत प्रभाव डाला जनता पर। कि रूसो, मिराबियो और आवेशिया, इन्होंने प्रभाव डाला। अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण, जिनको हम ये पीछे हमने नोट्स में पढ़ा, अब थोड़ा थ्योरिकल पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में क्या है, जिसमें चर्च के पादरी आते थे, कहानी में समझा है हमने। द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज के कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग कौन? अमीर, जमींदार, अधिकारी। तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर आदि आते थे। ठीक है। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी तीसरे स्टेट में मान लीजिए अगर हम इन व्यापारी व्यवसायियों को हटा भी दें तो 60% जमीन पर अमीरों, जमींदारों और चर्च के लोगों का अधिकार था। ठीक है। बची 40% पर इतनी गरीब जनता जी रही थी। तो उन पर टैक्स लगाए गए, और टैक्स भी 2 प्रकार के थे। एक था बेटा टाइद, यानी तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर। जब मैं आपको एग्जाम की तैयारी कराऊंगा जीएस की, जिसमें मैं आपको जीएस के एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा जजिया कर के बारे में, जो कि एक धार्मिक कर था। उसी प्रकार का ये कर है, टैक्स है, जो चर्च के लोगों ने धर्म के नाम पर वसूला। अगला है टाइल, यानी तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला कर। ये सरकार ले रही थी, सरकार ना कहकर के आप कह सकते हैं राजा के प्रतिनिधि ले रहे थे। तो धर्म के नाम पर टाइद,
चर्च के पादरियों द्वारा लिया जा रहा था। और टाइल, प्रथम तो स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त थे। जन्म से, योग्यता के आधार पर नहीं था, जन्म के आधार पर ही उन्हें अधिकार थे। मान लीजिए राजा का बेटा राजा, पादरी का बेटा पादरी, उसको वही अधिकार थे, चाहे वो योग्य है या नहीं है। जैसे राज्य को दिए जाने वाले टैक्स से छूट, उसके घर में जन्म लेने वाले को। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा ही वहन किए जाते थे, यानी उनको झेलने की क्षमता सारी तीसरे स्टेट पर थी। अब फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारणों को थोड़ा ब्रीफली समराइजिंग तो हमने बता दिया आपको नोट्स के आधार पॉइंट आधार पर, अब थोड़ा उन्हें लिखने के आधार पर समझते हैं। निर्वाह संकट या जीने का संकट, कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अब एक बात बताइए, जनता बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से सप्लाई बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पदार्थ पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। यानी जो वहां की गरीब जनता थी, जैसे हम अनाज खा करके चावल खा के गुजारा करते हैं, ऐसे वो पाव रोटी खाकर गुजारा करते थे। आज के समय पर डबल रोटी खाया जाता है, ब्रेड बोलते हैं, आपने खाया होगा बर्गर वगैरह में, पाव रोटी खाकर वो गुजारा करते थे। उसकी उस पर रेट बढ़ा दी गई, वो भी गरीब लोगों के लिए, तो गरीब लोग ज्यादा खाते थे। अधिकतर काम करने वाले लोगों को कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी महंगाई बढ़ रही थी लेकिन वेतन नहीं बढ़ रहा था। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। किसान एक तो टैक्स भी दे, ऊपर से सूखा, नेचुरल कोई डिजास्टर आ जाता है, प्राकृतिक आपदा, तो और स्थिति खराब हो जाती। कहां से देंगे, अपना पेट पालें या टैक्स दें। इससे जीवन निर्वाह संकट पैदा हो गया, जो पुराने शासन के दौरान बार बार होने लगा। तो समस्या तो बढ़ती चलेगी। अब पढ़ते हैं फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। मध्यम वर्ग, जो वकील, शिक्षक, लेखक, विचारक ने जन्म आधारित विशेष अधिकारों पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। इसीलिए कहते हैं पढ़ना जरूरी है। पढ़े लिखे थे तो इन्होंने प्रश्न उठाए। मध्यम वर्ग की बात करें तो 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेष अधिकारों के अंत की कल्पना की, जिसने ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म के विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। पढ़े लिखे लोगों ने माना कि योग्यता के आधार पर अधिकार होने चाहिए, जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, जो बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं लुईस 16 के बारे में, राजा जो थे फ्रांस के सम्राट। 1774 में लुईस 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठे, 1774 में। वह फ्रांस के बुब्री वंश राजवंश का राजा था। कई जगह बुब्री लिखा हुआ है बेटा, और कई जगह बुर्बो लिखा हुआ है। ठीक है, उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ। राज्यरोहण के समय, जब वो गद्दी पर बैठा, उसका राजकोष खाली था। अब खाली क्यों था, यह सवाल उठता है कि लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना पहला कारण, कि युद्ध हो रहे थे बड़े बड़े, उन युद्धों में भाग लेना, जिससे राजकोष खाली हुआ। पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची, यानी जो पहले राजा हुए, और ये खुद भी फिजूल खर्ची करता था, इन्होंने अपने राजमहल को बनवाने में, शौक मौज पूरा करने में पैसा खर्च किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, यानी फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की स्वतंत्र कराने में ब्रिटेन के खिलाफ। जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट, ये कारण थे जो उनका राजकोष खाली हुआ। अब आता क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी सम्राट 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई टैक्स बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को। ध्यान से समझना, किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। तृतीय स्टेट के मतलब ही नहीं था। फिर भी 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें व मांगों की सूची बनाई गई। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, एक वोट। अब एक वोट देने का अधिकार था, वो भी एक ग्रुप को। तो एस्टेट में आने वाले प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट तो जीती गई ना।
जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। इसी के विरोध में तो उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई तृतीय स्टेट में, और वो संविधान बना रहे थे, अपनी योजना बना रहे थे, ठीक है। और पूरा फ्रांस क्रोधित हो रहा था, आग उगल रही थी, सभी के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खराब हो गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते जमाखोरी में लगे हुए थे, जमा कर रहे थे कि और महंगा हो जाएगा, जब बेचेंगे और महंगा हो जाएगा। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया, क्योंकि माँ कभी नहीं झेल सकती अपने बच्चे। भाई माँ खुद भूखी रह सकती है, पिता खुद भूखा रह सकता है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया कि जाओ, इस भीड़ को हमें कंट्रोल करना है। और भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया। जब सैनिक आए तो उन पर कुछ नहीं गुस्साई भीड़ ने, तो फिर तड़ाक धावा बोल दिया। देहाती इलाकों में गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों को बुलाया है। कई जिलों में किसानों ने कुदालों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। कुदाल जानते हो, फावड़ा, जो हाथ लगा उसी से। अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज जलाकर राख कर दिए। टैक्स संबंधी कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। भाई भीड़ के सामने कुछ नहीं चलता ना, कब तक चलेगी मनमानी भाई। अब आती है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 को वे लोग वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। वे लोग जो आंदोलन कर रहे थे 20 जून 1789 को इकट्ठे हुए वर्साय के एक टेनिस कोर्ट में। वर्साय क्या है? राजा का महल। अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, टैक्स, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उन्मूलन मतलब उपचार, खत्म कर दिया। और 1791 में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी है, 1791 में। तो इसीलिए कहते हैं कि आवाज उठानी चाहिए। अब आती है नेशनल असेंबली का उद्देश्य क्या था। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, कहानी में भी पढ़ा था हमने। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा। दूसरा पॉइंट, किन किन में? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। तो कह सकते हैं धीरे धीरे संविधान का एक नया रूप आने लगा, राजतंत्र से गणतंत्र की ओर आने लगी जनता, गणतंत्र को समझने लगी, लोकतंत्र को समझने लगी। अब नए संविधान के अनुसार कि मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 से ज्यादा थी। थोड़ी कमियां तो रहती है, एकदम सही नहीं होती है ना। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। यानी कुछ नियम बनाए गए कि भाई वोट कौन दे सकता है। सक्रिय पुरुष, 25 से ज्यादा उम्र का हो और 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाता हो। महिला एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। ये राजा जो काम करता है उसकी शक्तियां हैं, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कानून बनाने वाला अलग, चलाने वाला अलग और फैसला करने वाला अलग। तो इस प्रकार आज हमने इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है, काफी कहीं ना कहीं काम आता ही है, एग्जाम में भी काम आएगा, 9th में, 10th में भी कहीं ना कहीं ये चीजें आपको काम आएंगी। साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं एनसीईआरटी काम आती ही है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और छोटे चैनल को बड़ा करने का प्रयास करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।